नमस्कार दरअसल इस परिवार में मैं शकर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई भी बेहतर तरीके से सबकी चल रही होगी। क्यों भाई, सब ठीक ठाक है? पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे विश्व इतिहास के अंतर्गत प्रथम विश्व युद्ध के विषय में, और प्रथम विश्व युद्ध बिल्कुल नजदीक स्थिति आ रही है। कैसे कैसे वर्ष दर वर्ष पड़ाव आगे बढ़ते रहे। यूरोप के जो तमाम सबसे खास देश हैं, सबसे प्रमुख शक्ति संपन्न देश हैं, वह 1907 आते आते दो गुटों में बिल्कुल बट चुके हैं। देश बट चुके हैं गुटों में। ये गुट निर्माण जो हो रहा है उसका मुख्य कारण बिस्मार्क की गुप्त संधियां रही हैं। भले ही बिस्मार्क की भूमिका 1890 में समाप्त हो चुकी है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के होने में बिस्मार्क की इन गुप्त संधियों की एक बड़ी भूमिका देखने को मिलती है। बिस्मार्क की गुप्त संधियों की वजह से भय और आशंका का माहौल यूरोप में, इसी कड़ी में अन्य देश भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग संधियों के द्वारा अपने आप को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रांस, जो कि बिस्मार्क की रणनीति की वजह से अलग थलग पड़ा हुआ है, उसे भी 1890 के बाद मौका मिलता है और उसने भी रूस और बाद में चल करके ब्रिटेन के साथ संधि किया, और इस प्रकार बिस्मार्क की जो यह गुप्त संधि की रणनीति रही वह अंततः पूरे यूरोप को गुटबंदी के दलदल में फंसा दिया। पूरा यूरोप 1907 तक आते आते भय और आशंका के वातावरण में दो गुटों में बट गया था, और यह गुटबंदी ही अंततः प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी। इस देशों के दो गुटों में एक खास बात देखने को मिली कि उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरित इन देशों की जनता भी अब युद्ध की मानसिकता बना चुकी थी, क्योंकि नेताओं के भाषण, समाचार पत्रों के माध्यम से जो कुछ उन्हें सूचनाएं मिल रही थीं, उससे उनके अंदर भी राष्ट्रवादिता वाली भावना और तीव्र होती जा रही थी। एक देश अपने आप को दूसरे देश की तुलना में श्रेष्ठ बता रहा है। एक जाति अपने जाति को दूसरे यूरोपीय देश की जाति से श्रेष्ठ बताने का कार्य कर रहा है। स्थिति ऐसी हो चुकी है कि अब यह दिखाई पड़ रहा है कि युद्ध के बिना और कोई रास्ता नहीं हो सकता है माहौल को शांत करने के लिए। युद्ध ही एकमात्र विकल्प बचा हुआ है। ऐसी मानसिकता न सिर्फ देश के राष्ट्राध्यक्षों में बल्कि आम जनता में भी निश्चित रूप से देखने को मिल रहा था। आपको यह भी बताया कि 1904 में जब फ्रांस और ब्रिटेन के साथ संधि होती है तो उस संधि में फ्रांस ने जहां मिस्र में, तो वहीं ब्रिटेन ने मोरक्को में फ्रांस के विशेष हित को स्वीकार किया। 1904 की संधि में जर्मन राजा तुरंत मोरक्को पहुंचता है। मोरक्को के राजा शेख को आश्वस्त करता है कि अगर फ्रांस ने कुछ ऐसा वैसा मोरक्को के साथ किया तो मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध हूं, आपको वचन देता हूं। मौका बनता है। फ्रांस अपने आप को 1907 की ट्रिपल एतांत संधि के बाद मजबूत समझने लगा था। ब्रिटेन और रूस का सहयोग उसे प्राप्त था। 1911 में
मोरक्को पर अटैक और अधिकांश क्षेत्रों का अधिग्रहण कर लेता है, अपने नियंत्रण में कर लेता है मोरक्को के। स्थिति बड़ी खतरनाक हो जाती है। ऐसा लगा कि बस कल ही अब युद्ध छिड़ जाएगा। तमाम सारे देश अपने अपने हथियार, अपने अपने आधुनिकतम जो अस्त्र शस्त्र थे उनकी तैयारी में लग जाते हैं। यूरोप एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। इस संकट को मोरक्को संकट के नाम से जाना जाता है, 1911 का वर्ष। लेकिन फ्रांस का धुर विरोधी जर्मनी है और जर्मनी फ्रांस के विस्तार को नहीं चाहता था। फ्रांस को मजबूत होते देखना जर्मनी नहीं चाहता था। यदि फ्रांस जर्मनी को संतुष्ट कर दे तो यह मोरक्को संकट निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगा। युद्ध की जो स्थिति बन रही है, खतरनाक मोड़ पर जो यूरोप पहुंचा, वह निश्चित रूप से रुक जाएगा, युद्ध टल जाएगा। ब्रिटेन के सलाह पर फ्रांस ने अफ्रीका में कांगो, जिस पर फ्रांस का नियंत्रण था, वह जर्मनी को दे दिया। बात आई गई हो गई, युद्ध टल गया। मोरक्को संकट होने के बावजूद, मोरक्को संकट के बाद 1911 के बाद एक अगला महत्वपूर्ण यूरोप में युद्ध देखने को मिला, वह था बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध, मोरक्को संकट 1911 के बाद बाल्कन युद्ध। बाल्कन युद्ध का जो समय काल है वह 1912-13 का समय काल है। बिल्कुल ध्यान से कहानी की तरफ सुनेंगे, एक बार में सारी बात दिमाग में बन जाएगी। यह जो बाल्कन युद्ध है, यह है क्या? बाल्कन जो क्षेत्र है, बाल्कन क्षेत्र, ये वास्तव में एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। पहले तो ये समझ लें कि बाल्कन है क्या। तो भाई ये एशिया का क्षेत्र है और ये यूरोप का क्षेत्र है, और ये वाला जो एरिया है ना, यही बाल्कन का क्षेत्र है। ये बाल्कन का क्षेत्र ये है, तीन ओर से सागर से घिरा हुआ यह बाल्कन क्षेत्र है ये। और यह जो क्षेत्र है ये तुर्की है। तुर्की अर्थात ऑटोमन साम्राज्य या उस्मानिया राज्य। तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य का यह प्रभाव क्षेत्र पूरा था। अर्थात तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का ही यह हिस्सा हुआ करता था। उस्मानियाई साम्राज्य का यह बाल्कन प्रायद्वीप हिस्सा होता था। अगर आज की स्थिति देखें तो यह बाल्कन जो क्षेत्र है, इसमें अल्बानिया, आज अल्बानिया, यूनान, मोंटेनेग्रो, युगोस्लाविया, सर्बिया, बुल्गारिया आदि ये देश देखने को मिलते हैं। कोसोवो। तो हुआ ये कि यह जो बाल्कन का क्षेत्र है, इसकी स्थिति समझने के बाद थोड़ा सा ये समझें कि उस्मानियाई यह अधिग्रहित क्षेत्र है और यहां पे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। अलग अलग जाति के लोग। और इन अलग अलग जाति के लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए
स्वतंत्रता के लिए तुर्की विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया। कब की बात है? यह बात है 19वीं सदी। 19वीं सदी में अलग अलग जाति के लोगों ने तुर्की के विरुद्ध, ये पूरा तुर्की है, ऑटोमन राज्य का हिस्सा है, अलग अलग देश नहीं है, बल्कि इस दौर में 19वीं सदी के दौर में यहां पर अलग अलग जाति के लोग हैं। अभी अलग अलग देश नहीं है, क्योंकि यह तुर्की पूरा है, अभी ऑटोमन है पूरा यह क्षेत्र। जब स्वतंत्र होगा तब तो किसी देश का नाम होगा। तो 19वीं सदी स्वतंत्रता के लिए तुर्की विरुद्ध विद्रोह यहां पे देखने को मिलता है। उस्मानियाई राज्य के विरुद्ध विद्रोह देखने को मिलता है 19वीं सदी। इस विद्रोह के फलस्वरूप क्या होता है? इन क्षेत्रों में उस्मानियाई ये जो सत्ता है ना, उसका पतन देखने को मिलता है। तुर्की के ऑटोमन या उस्मानियाई सत्ता का पतन यह 19वीं सदी का काल रहा। और जब यह पतन हो रहा है तो इस पतन को यहां पे ये रूस है, ये रूस का एरिया है, ये रूस का एरिया है। इस पतन को रूस भी देख रहा है और रूस इस पतन का लाभ उठाना चाह रहा था, लाभ उठाना चाहता था। इसको ऐसा लगता था कि अगर उस्मानियाई सत्ता का पतन होगा, उस्मानियाई सत्ता का पतन होगा, तो ये क्षेत्र रूस के नियंत्रण में आ सकते हैं, रूस के नियंत्रण में आ जाए, ऐसा इसका प्रयास है। और इस प्रयास के क्रम में रूस क्या करेगा? रूस जब पहले ही यह विचार कर चुका है कि इन क्षेत्रों में उस्मानियाई सत्ता की समाप्ति हो, और उस्मानियाई सत्ता की जितनी जल्दी समाप्ति होगी उतनी ही जल्दी इन क्षेत्रों पर रूस का नियंत्रण हो जाएगा। यह साम्राज्यवाद है। आपको बताया कि प्रथम विश्व युद्ध के होने में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद की प्रक्रिया 20वीं सदी अर्थात 1900 तक पूरी दुनिया में लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। तो अब यूरोप के देश अब यूरोप में ही उलझना शुरू करते हैं, क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, दूसरे क्षेत्र का अतिक्रमण करते हैं, अपने साम्राज्य का, राज्य का क्षेत्र बढ़ाना, अर्थात साम्राज्यवाद में इन्वॉल्व होते रूस में ही। और यही प्राणघातक हो गया यूरोप में ही, रूस में नहीं, यूरोप में ही। और यही यूरोप के देशों के लिए प्राणघातक हो गया, प्रथम विश्व युद्ध का कारण बन गया। उपनिवेशवाद की प्रक्रिया पूरी दुनिया में 20वीं सदी के शुरू होते होते कंप्लीट हो चुका था। अब क्या करें? तो यूरोप में ही ये देश एक दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण करना, साम्राज्यवादी भावना से उन क्षेत्रों का अपने देश या अपने सीमा में विलय करना, इन बातों में उलझ जाते हैं। तो उस्मानियाई सत्ता का पतन, ये क्षेत्र रूस के नियंत्रण में आ जाए, रूस की ऐसी मंशा। और इसके लिए रूस ने क्या किया? रूस ने बाल्कन क्षेत्र में सर्व स्लाव एक जाति है, स्लाव एक जाति है। सर्व स्लाव जाति का जो आंदोलन था ना, आंदोलन को हवा दिया। मतलब ये जो रूस है, इस आंदोलन
को भड़का रहा है और बढ़ा रहा है कि यह आंदोलन स्लाव जाति के लोगों के द्वारा उस्मानियाई राज्य सत्ता के विरुद्ध आंदोलन जितना तीव्र होगा, उतनी ही तेजी से उस्मानियाई राज्य सत्ता यहां पर बाल्कन क्षेत्र में समाप्त होगा। और इसके लिए न सिर्फ रूस ने इस आंदोलन को हवा दिया, इसके वृद्धि में अपनी भूमिका निभाई, बल्कि ये जो स्लाव जाति है वह मोटे तौर पे सर्बिया से जुड़ा हुआ है। सर्बिया इस स्लाव आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। स्लाव आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था सर्बिया। जब सर्बिया नेतृत्व कर रहा है तो रूस क्या करेगा? सर्बिया को संरक्षण देगा। रूस सर्बिया का संरक्षक बना हुआ है, सर्बिया को संरक्षण दे रहा है, संरक्षण दे रहा है। बात आराम से समझ में आ रही होगी। फिर से, बाल्कन संकट है क्या? बाल्कन संकट का मुद्दा पूर्वी दक्षिणी यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उस्मानियाई शासन का यह एक भाग होता था, लेकिन 19वीं सदी में बाल्कन क्षेत्रों की जातियों, विशेषकर स्लाव जाति के द्वारा किए गए आंदोलन के फलस्वरूप बाल्कन क्षेत्र में ऑटोमन या उस्मानियाई सत्ता की पकड़ ढीली पड़ती है। न सिर्फ 19वीं सदी में उस्मानियाई सत्ता की पकड़ बाल्कन क्षेत्रों में, बल्कि पूरा का पूरा ऑटोमन या उस्मानियाई जो साम्राज्य है वह बिखर रहा होता है। ऐसे में रूस ने बाल्कन क्षेत्र के स्लाव आंदोलन को और आग में घी डालने का कार्य किया और इस आंदोलन को बढ़ाने का कार्य किया, यह सोच करके कि इस स्लाव आंदोलन का नेतृत्व हमारा ही एक पिट्ठू सर्बिया कर रहा है, हम सर्बिया को मदद करें और सर्बिया के माध्यम से इस स्लाव आंदोलन को और भड़काते जाएं। इससे ये जो उस्मानियाई नियंत्रण है, उस्मानियाई राज्य साम्राज्य का पतन जल्दी होगा और हमारा नियंत्रण अर्थात रूस का नियंत्रण बाल्कन क्षेत्रों पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे सर्बिया की एंट्री हो जाती है, जो कि स्लाव आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था और रूस सर्बिया को मदद कर रहा है, संरक्षण दे रहा है। अर्थात रूस जो है वह दखल दे रहा है बाल्कन क्षेत्रों में। ऐसे में जो जर्मनी है और जो ऑस्ट्रिया है, बाल्कन क्षेत्रों में इसकी भूमिका को देखते हुए ऑस्ट्रिया सचेत हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। जर्मनी और ऑस्ट्रिया सक्रिय हो गए। रूस का जो प्रभाव बढ़ रहा था बाल्कन क्षेत्रों में, उसको लेकर के बात आगे ले चलते हैं। हुआ ये कि
आमतौर पे यह कहा जाता है, एक बहुत ही विश्व इतिहास का प्रमुख कथन है कि ये जो प्रथम विश्व युद्ध था, दो घोड़ों का युद्ध था, दो घोड़ों का युद्ध था। घुड़सवार इसमें बाद में जुड़े, मतलब समझिएगा, प्रथम विश्व युद्ध दो घोड़ों का युद्ध था। दो घोड़ा कहने का मतलब एक सर्बिया और दूसरा ऑस्ट्रिया। दो घोड़े ऑस्ट्रिया और सर्बिया हैं। घुड़सवार कौन कौन से हैं? तो घुड़सवार में जर्मनी है, घुड़सवार में जर्मनी के ओर से ही बुल्गारिया है, तुर्की है, ईटीसी है। और घुड़सवार की जो दूसरी टीम है, जिसमें इंग्लैंड है, जिसमें फ्रांस है, जिसमें रसिया है, जिसमें जापान है, जिसमें इटली है, ईटीसी, ये लोग घुड़सवार के रूप में हैं। मतलब प्रथम विश्व युद्ध में ये सारे लोग प्रमुखता से युद्धरत होते हैं। बात समझिए, हुआ ये कि रूस सर्बिया को मदद कर रहा है और सर्बिया स्लाव आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया रूस की भूमिका को लेकर के सचेत हो जाते हैं, आशंका में आ जाते हैं कि होने क्या वाला है रूस के द्वारा बाल्कन क्षेत्र में। हुआ ये कि ऑस्ट्रिया ने एक बड़ा काम किया। क्या? ऑस्ट्रिया ने 1908 में अचानक ही बोस्निया एवं हर्जेगोविना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। जब इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया तो समझने की बात यह है कि यह जो क्षेत्र हैं बोस्निया और हर्जेगोविना, इन क्षेत्रों में भी स्लाव जाति के लोग रहते थे, जाति के लोग शामिल थे इन क्षेत्रों में भी। इसका मतलब कि यह जो सर्बिया है उसको भी पसंद नहीं आएगा कि ऑस्ट्रिया ने स्लाव जाति वाले क्षेत्र बोस्निया और हर्जेगोविना पर नियंत्रण कर लिया है, और न तो रूस को यह अच्छा लगेगा। जब ऑस्ट्रिया ने 1908 में बोस्निया हर्जेगोविना क्षेत्र पर अधिकार कर लिया तो जर्मनी ने क्या किया? जर्मनी ऑस्ट्रिया संधि से जुड़े हुए हैं। जर्मनी ने इसका समर्थन किया। जब जर्मनी ने समर्थन किया तो रूस ऑस्ट्रिया तो पहले से ही भिड़े हुए हैं। रूस जर्मनी से नाराज हो जाता है, रूस जर्मनी से नाराज हो जाता है। पहले से ही नाराज चल रहा था, अब नाराजगी भड़क गई है बढ़िया तरीके से। इसके अलावा एक बात और, ये जो स्लाव आंदोलन को रूस भड़का रहा है बाल्कन क्षेत्र में, रूस बाल्कन क्षेत्र में स्लाव आंदोलन को भड़का रहा है। बाल्कन क्षेत्र में अपना दखलंदाजी बढ़ाने के लिए, उस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए। आधार क्या है? आधार यह है कि बाल्कन क्षेत्र में
बहुत सारे अलग अलग क्षेत्रों के स्लाव जाति के लोग अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। और ये जो सारे स्लाव हैं जो टुकड़े टुकड़े में अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, किसी क्षेत्र पर स्लाव जाति बहुल, किसी क्षेत्र पर उस्मानिया शासन है, जबकि किसी क्षेत्र पर ऑस्ट्रिया का अधिकार है। अर्थात ऑस्ट्रिया के नियंत्रण में भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां स्लाव जाति के लोग रहते हैं। रूस सर्व स्लाव आंदोलन को भड़का रहा है, सर्बिया स्लाव आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है कि ये जो स्लाव जाति के लोग टुकड़े टुकड़े में अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए हैं, सब एक ही जनगण के लोग हैं, लेकिन ये बिखरे हुए हैं और इनको एक साथ इकट्ठा करके इनका एक देश होना चाहिए। स्लाव जाति के लोग जो टुकड़े टुकड़े में बटे हुए हैं, सब एक ही जनगण के लोग हैं और इनको सम्मिलित रूप से एक स्थान मिलना चाहिए। चूंकि न सिर्फ बाल्कन बल्कि बाल्कन से थोड़ा सा हट करके भी ऑस्ट्रियाई क्षेत्र में, ऑस्ट्रिया का बहुत, आज ऑस्ट्रिया छोटा सा देखने को मिलता है, लेकिन जिस दौर की बात कर रहे हैं उसका साम्राज्यवादी घटनाओं के क्रम में उसका क्षेत्र बड़ा होता था। तो तमाम सारे ऐसे भी क्षेत्र थे जिन पर ऑस्ट्रिया का नियंत्रण था और उन क्षेत्रों में स्लाव जाति के लोग रहते थे। तो रूस न सिर्फ बाल्कन क्षेत्र में सर्व स्लाव आंदोलन भड़का रहा है, सर्व मतलब सभी, बल्कि सर्व स्लाव जो आंदोलन रूस भड़का रहा है, यह ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भी भड़का रहा है। न सिर्फ बाल्कन क्षेत्र में बल्कि रूस ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भी स्लाव आंदोलन को भड़का रहा है और इस स्लाव आंदोलन का नेता सर्बिया है, रूस का कठपुतली है। रूस के नियंत्रण संरक्षण में स्लाव आंदोलन का नेतृत्व सर्बिया कर रहा है। बात आगे ले चलेंगे। रूस जर्मनी से नाराज हो जाता है जब ऑस्ट्रिया ने बोस्निया हर्जेगोविना पर नियंत्रण कर लिया और इस क्षेत्र में भी स्लाव जाति के लोग रहते थे। ऐसे में क्या हुआ, 1912 का दौर आता है। 1912 में बाल्कन क्षेत्र के 4 देश मतलब क्षेत्र कौन कौन से? एक सर्बिया, एक यूनान, एक बुल्गारिया और एक मोंटेनेग्रो ने क्या किया, इन 4 देशों ने तुर्की के विरुद्ध विद्रोह कर दिया या तुर्की के विरुद्ध लड़ाई छेड़ दिया और इन सम्मिलित रूप से, ये चारों सम्मिलित रूप से तुर्की के विरुद्ध विद्रोह लड़ाई छेड़ देते हैं। हुआ ये कि चारों जीत गए, सम्मिलित सेना जीत गई और तुर्की पराजित हो गया।
तुर्की को यूरोप का बीमार या यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का बीमार या यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। यही सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं। जब तुर्की पराजित हो गया तो ये ऊपर जो आपको बताया कि तुर्की का अधिकार यूरोप के क्षेत्रों पर भी था। तुर्की का यह जो अधिकार है, ऑटोमन्स का अधिकार जो है यूरोप के क्षेत्रों में भी था, अर्थात तुर्की का क्षेत्र एशिया में भी है और तुर्की का क्षेत्र यूरोप में भी है। जैसे ही 1912 में प्रथम बाल्कन युद्ध होता है, यह क्षेत्र इसके हाथ से निकल गए, तुर्की के हाथ से निकल जाते हैं, तुर्की के हाथ से निकल जाते हैं। नहीं तो अभी तक तुर्की यूरोप और एशिया दोनों में फैला हुआ था, लेकिन प्रथम बाल्कन युद्ध 1912 और यह यूरोप का क्षेत्र समाप्त हो जाता है। एशिया में भी आज तुर्की है। एक समय जिस दौर की हम लोग बात कर रहे हैं उसमें तुर्की न होकर के ऑटोमन या उस्मानिया राज्य के नाम से जाना जाता था। तो हुआ ये कि जब युद्ध हुआ 1912 में, बाल्कन क्षेत्र के 4 देशों ने सम्मिलित रूप से क्या किया, तुर्की को पराजित कर दिया। तो जब तुर्की पराजित हुआ तो यूरोपीय क्षेत्र इसके हाथ से निकल गए। यूरोपीय क्षेत्र तुर्की के नियंत्रण से मुक्त हो गए, तुर्की के नियंत्रण से मुक्त, तुर्की के नियंत्रण से मुक्त हो गए। यह जो तुर्की पराजित हुआ इसे प्रथम बाल्कन युद्ध के नाम से जाना जाता है। प्रथम बाल्कन युद्ध किसके किसके बीच हुआ? वो 4 राज्य और यह तुर्की विरोधी। कब की बात है? 1912। तुर्की का यूरोप से लेना देना बंद, खत्म। अब ये जो चारों जीते हैं, ये जो 4 देश हैं जो चारों जीते हैं, सर्बिया, यूनान, बुल्गारिया, मोंटेनेग्रो। हुआ ये कि तुर्की के अधिग्रहण नियंत्रण वाला क्षेत्र अब तुर्की के हाथ से निकल गया। इन लोगों ने, इन चारों ने तुर्की को पराजित कर दिया। अब क्या होगा? क्षेत्र बंटवारे को लेकर, क्षेत्र के बंटवारे को लेकर कि कौन सा क्षेत्र किसके नियंत्रण में रहेगा, किसके अधीन जाएगा, मोंटेनेग्रो की जाएगा कि बुल्गारिया के, यूनान के, सर्बिया के। क्षेत्र बंटवारे को लेकर ये चारों देश जो हैं, चारों देश पुनः आपस में भिड़ गए, आपस में भिड़ गए, अर्थात आपस में इनका युद्ध आरंभ हो गया, आपस में युद्ध आरंभ हो गया। और ये जो आपस में युद्ध आरंभ हो गया इसे द्वितीय बाल्कन युद्ध कहा जाता है। बाल्कन युद्ध कहा जाता है। कब की बात है? 1913 की बात है। तो बाल्कन का युद्ध 1912-13, 1912 में बाल्कन युद्ध का प्रथम चरण, 1913 में बाल्कन युद्ध का दूसरा चरण देखने को मिलता है। प्रथम चरण में 4 देश बाल्कन क्षेत्र के मिलकर के तुर्की को पराजित करते हैं, जबकि दूसरे चरण में यही 4 देश क्षेत्र बंटवारे को लेकर के आपस में भिड़ जाते हैं और मौका मिलते ही ये चारों देश आपस में भिड़े हुए हैं। द्वितीय बाल्कन युद्ध, मौका मिलते ही ऑस्ट्रिया ने क्या किया? ऑस्ट्रिया ने इसका लाभ उठाते हुए इन चारों के क्षेत्र बंटवारे को लेकर जो युद्ध हो रहा है ना, इसका लाभ उठाते हुए क्या किया? उठाते हुए अल्बानिया नामक एक नया स्वतंत्र देश
एक नया स्वतंत्र देश बनने में अपनी भूमिका निभा दी। अल्बानिया, ये जो अल्बानिया नामक एक नया अचानक से देश निकल करके आ रहा है, तो ये जो अल्बानिया का जो क्षेत्र था, किसी क्षेत्र में ही अल्बानिया नाम का नया देश बन रहा है। इस क्षेत्र पर सर्बिया अपना दावा कर रहा था। क्षेत्र बंटवारे के अंतर्गत सर्बिया अपना दावा ठोक रहा था कि यह मेरा क्षेत्र है, दावा कर रहा था। क्योंकि सर्बिया अपना दावा कर रहा था और सर्बिया को संरक्षण दे रहा था रूस, और रूस ऑस्ट्रिया विरोधी हैं। ऑस्ट्रिया ने मौका देख करके चौका मार दिया, रूस को भी चारों खाने चित कर दिया, सर्बिया को भी चारों खाने चित कर दिया ऑस्ट्रिया ने। और एक नया देश अल्बानिया निकल करके आ गया। भले ही नया देश है, लेकिन ऑस्ट्रिया का नियंत्रण होगा ही, जर्मनी का नियंत्रण होगा ही। जब ऑस्ट्रिया ने ऐसा कर दिया, अल्बानिया नामक नया देश अस्तित्व में आ गया। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में स्थिति क्या बनेगी? यही कि ये जो सर्बिया है, न सिर्फ देश एवं इसकी जो जनता है ना, स्लाव मूल वाली जो जनता है, इसकी जनता कैसा महसूस करेगी? ऑस्ट्रिया विरोधी हो जाएगी, पूरी तरह से ऑस्ट्रिया विरोधी हो जाएगी। अर्थात ऑस्ट्रिया का एक नया प्रतिद्वंदी निकल करके आ गया आमने सामने। ऑस्ट्रिया का नया प्रतिद्वंदी कौन बन गया? द्वंदी सर्बिया बन गया, सर्बिया बन गया। ऑस्ट्रिया को भी पता है कि हमने क्या किया है। सर्बिया चाह रहा था कि वह क्षेत्र, अल्बानिया वाला क्षेत्र, उसके देश का भाग हो। हमने रणनीति के तहत रूस को भी कमजोर कर दिया, सर्बिया को भी कमजोर कर दिया, और बाल्कन क्षेत्र में अपनी सेंध भी लगा दिया। सर्बिया नाराज ऑस्ट्रिया से कि हमारा बनता बनता काम बिगाड़ दिया। यह जो 1912-13 की यह बाल्कन क्षेत्र वाली घटना रही, बाल्कन क्राइसिस, बाल्कन संकट के नाम से जाना जाता है। और ऑस्ट्रिया का नया प्रतिद्वंदी सर्बिया बन गया। यह जो बाल्कन युद्ध हुआ, इस बाल्कन युद्ध के विषय में एक कहावत है, कथन है कि बाल्कन युद्ध वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध का पूर्वाभ्यास था। बाल्कन युद्ध 1912-13 के विषय में ऐसी बात कही जाती है, क्योंकि अब इसके बाद ही 1914 का वर्ष आएगा, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के ठीक पहले यह बाल्कन युद्ध यूरोपीय राजनीति में या अंतरराष्ट्रीय राजनीति में सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख मुद्दा देखने को मिला। बात आगे ले चलेंगे। बाल्कन युद्ध समझ लिया हमने। ऑस्ट्रिया का नया प्रतिद्वंदी सर्बिया बन गया। आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का नियंत्रण जो है, ऑस्ट्रिया का नियंत्रण बोस्निया हर्जेगोविना पर है। एक दिन क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार है, जिसका नाम है
फर्डिनेंड। बोस्निया की राजधानी जो है, बोस्निया की राजधानी सेराजेवो की यात्रा करता है अपनी पत्नी के साथ। सेराजेवो की यात्रा पर गया। आपको यह भी बताया है कि बोस्निया और हर्जेगोविना में स्लाव जाति के लोग भी रहते हैं। स्लाव जाति के लोग भी यहां पर हैं और स्लाव जाति के आंदोलन का नेतृत्व सर्बिया कर रहा है, जो कि ऑस्ट्रिया का दुश्मन हो चुका है घोषित रूप से। और ऑस्ट्रिया ने स्लाव एकता को तोड़ने का कार्य किया है, हर्जेगोविना बोस्निया पर अधिकार करके और अल्बानिया नामक एक नया देश बनवा करके। तो स्लाव जाति के अंदर ऑस्ट्रिया के विरुद्ध भावना पहले से बनी हुई है। जब बोस्निया की राजधानी सेराजेवो की यात्रा करता है राजकुमार फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया का राजकुमार, यहीं सेराजेवो में 28 जून 1914 को इसकी हत्या कर दी गई। इसकी हत्या हो गई। किसकी? फर्डिनेंड की। 28 जून 1914 को फर्डिनेंड की, ऑस्ट्रिया का राजकुमार है, की हत्या बोस्निया की राजधानी सेराजेवो में कर दी जाती है। हत्या कौन किया होगा? बोस्निया में स्लाव जाति के लोग भी हैं, किसी स्लाव ने कर दिया। और जब हत्या हो गई तो इस हत्या, अब ये जो राजकुमार है ना, वो सत्ता का दावेदार है, मतलब ऑस्ट्रिया का अगला राजा बनने वाला यह राजकुमार है, सबसे बड़ा है भाइयों में। तो भावी राजा, ऑस्ट्रिया का भावी राजा, उसकी हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया ने आरोप लगाया सर्बिया पर। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर आरोप लगाया। ऑस्ट्रिया को यह पता चला कि इस हत्याकांड में स्लाव जाति अर्थात सर्बिया की भूमिका है। सर्बिया बदला लेने के लिए ऐसा काम किया है। आरोप लगाया। आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। आरोप प्रत्यारोप का दौर, समाचार पत्रों में भी दौर, नेताओं के भाषण में भी। समाचार पत्र पुनः अपनी भूमिका में, नेताओं के भाषण अपनी भूमिका में। ऑस्ट्रिया के लोग पूरी तरह से एकदम नाराज, सर्बिया को मिटा दो यूरोप के नक्शे से, स्लाव जाति को मार डालो, खत्म कर दो। और वैसी स्थिति सर्बिया के लोगों में, सर्बिया देश में ऑस्ट्रिया के खिलाफ दो मोहरे निकल करके आ गए। ऊपर आपको कथन बताया कि प्रथम विश्व युद्ध दो घोड़ों का युद्ध था, ऑस्ट्रिया और सर्बिया। घुड़सवार बाद में आते हैं। 28 जून 1914 को फर्डिनेंड, ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सेराजेवो, बोस्निया की राजधानी में। सर्बिया पर आरोप लगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को कुछ आदेश दिया कि तुम्हारे ऊपर आरोप लगा है, तुम अपना आरोप, दोष लगा हुआ है तो दोष मुक्त होने के लिए पहले प्रमाण दो, ऐसे ऐसे काम करो। सर्बिया ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, हम संप्रभु राष्ट्र है, हम नहीं करेंगे। ऑस्ट्रिया ने क्या किया? 28 जुलाई, ठीक एक महीने बाद, 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी।
प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने में तात्कालिक कारण क्या था? यह जो फर्डिनेंड की हत्या होती है, यह तात्कालिक कारण बन गया। सेराजेवो में जो फर्डिनेंड की हत्या हुई, यह तात्कालिक कारण हो गया। यह तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का। तुरंत कौन सी ऐसी घटना हुई? तात्कालिक कारण। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया किस दिन? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई 28 जुलाई 1914 को। तात्कालिक कारण ऊपर बता दिया, 28 जून 1914 ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जब ऑस्ट्रिया ने युद्ध की घोषणा कर दी तो माहौल तो पूरे यूरोप का आशंका, शंका, संदेह वाले वातावरण से भरा पड़ा है। गुट बिल्कुल तैयार हो चुके हैं 1907 तक। 28 जुलाई के ठीक बाद 1 अगस्त का दिन आएगा। 1 अगस्त 1914 को। अब ये सब ध्यान में रखने की बात है, किस दिन किसने किसके विरुद्ध अटैक किया, घोषणा की युद्ध की। जर्मनी ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। पहले ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ, 3 दिन बाद 1 अगस्त 14 को जर्मनी ने रूस के खिलाफ, फिर जर्मनी ने अगेन 2 दिन बाद फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भाई, जो विरोधी गुट था जर्मनी का, उसमें 3 सबसे खास देश थे। जो 1907 में ट्रिपल एतांत या ट्रिपल एंता नामक जो गुट बना था, उसमें ब्रिटेन, रूस, फ्रांस यही थे। रूस के खिलाफ भी जर्मनी ने, फ्रांस के खिलाफ भी जर्मनी ने। ऐसे में क्या हुआ कि अब 4 अगस्त का दिन आएगा, 4 अगस्त 1914। जर्मनी क्या करेगा? जर्मनी फ्रांस पर दबाव बढ़ाने के लिए, फ्रांस पर दबाव डालने के लिए, हड़काने के लिए, फ्रांस को हड़काने के लिए, दबाव डालने हेतु फ्रांस के बगल में ही छोटा सा एक क्षेत्र देश बेल्जियम हेतु बेल्जियम पर आक्रमण करता है कि हमारी सेना, जर्मनी की सेना बेल्जियम पहुंच गई है और कल अब पहुंच जाएगी फ्रांस के अंदर। जर्मनी की सेना फ्रांस के अंदर पहुंचेगी और फ्रांस को तहस-नहस कर देगी। कब की बात हो रही है? 4 अगस्त। बेल्जियम के भीतर पहुंच गया और जैसे ही बेल्जियम में जर्मनी की सेना पहुंची 4 अगस्त को, कान खड़े हो गए इंग्लैंड के कि माहौल तो बिगड़ रहा है। तुरंत फ्रांस ने, रूस ने इंग्लैंड को याद दिलाया कि 1907 में लोग संधि से बंधे हुए हैं, युद्ध की घोषणा हमारे खिलाफ हो चुकी है, आपका भी दुश्मन जर्मनी है, हमारा भी। तुरंत क्या किया? 4 अगस्त को इस घटना के तुरंत बाद 1914 4 अगस्त को ही इंग्लैंड ने किसके खिलाफ? इंग्लैंड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। 4 अगस्त को युद्ध शुरू। घोड़े 2 थे, सर्बिया और ऑस्ट्रिया। अब घुड़सवार जुड़ रहे हैं युद्ध में। बात आगे बढ़ी। 23 अगस्त को युद्ध चल रहा है, शुरू हो गया 23 अगस्त 1914 को। अब युद्ध का विस्तार होगा। अब यूरोप से बाहर जाएगा युद्ध, अफ्रीका में भी पहुंचेगा और एशिया में भी पहुंचेगा। 23 अगस्त को एशिया में युद्ध पहुंच गया।
कैसे? 23 अगस्त को 1914 को जर्मनी के एशिया क्षेत्र में कुछ उपनिवेश थे। एशिया में जर्मनी के कुछ उपनिवेश थे। उन उपनिवेशों पर अपना कब्जा करने के लिए आपको बताया था कि दूसरी जब औद्योगिक क्रांति होती है तो उसमें दूसरी औद्योगिक क्रांति चरण वाले जो देश है उसमें जर्मनी भी था, इटली भी था, रूस भी था, जापान भी था, अमेरिका भी था। 23 अगस्त 1914 को जापान ने जर्मनी के विरुद्ध, अब जापान से जर्मनी का क्या लेना देना, लेकिन जर्मनी के जो उपनिवेश थे एशियाई क्षेत्रों पर नियंत्रण करना है जापान को, मौका उसको ठीक दिखाई दिया। जापान ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। फिर अक्टूबर की बात आएगी। अक्टूबर में क्या हुआ? अक्टूबर 1914 में, अक्टूबर 1914 में तुर्की, 24 अक्टूबर का दिन था, 24 अक्टूबर तुर्की ने रूस के विरुद्ध, मतलब तुर्की जर्मनी के फेवर में है, के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। लगे हाथ अक्टूबर का ही समय है। बुल्गारिया भी, बुल्गारिया वही बाल्कन क्षेत्र, बुल्गारिया भी जर्मनी के पक्ष में युद्ध में शामिल हो गया, युद्ध में शामिल हो गया। 1914 युद्ध चल रहा है। 1915 का समय आता है। 1915 में अप्रैल का समय है। उन्नीस सौ 15 अप्रैल का समय है। इटली अभी तक खामोश था, तटस्थ था। इटली जो कि अभी तक तटस्थ था, ने जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध में शामिल हो गया, विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। काफी समय के बाद, लगभग 9 महीने के बाद इटली प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होता है। इसी दौरान क्या हुआ कि आपको पता होगा कि ये जो अमेरिका और ब्रिटेन का संबंध है, यूएसए और ब्रिटेन का संबंध कैसा है, तो ये पिता है तो यह पुत्र है, ऐसा ही संबंध है ना। क्योंकि ब्रिटेन के लोग ही जाकर के यूएस में बसे हुए लोग हैं, बसे हैं ब्रिटेन के ही लोग। यूएसए में 2 प्रकार के लोग हैं। यूएसए में आज भी देखा जाए तो यहां के मूल निवासी रेड इंडियंस मूल निवासी प्लस ब्रिटिश और आप्रवासी में एशियाई भी हैं, भारतीय हैं, पाकिस्तानी भी हैं, चीनी भी हैं, जापानीज भी हैं, आदि आदि, और अफ्रीकन्स भी हैं। लेकिन मूल जो हैं
यूएस में वह ये लोग हैं मूल रूप से रेड इंडियंस, और बाद में ब्रिटेन का उपनिवेश यूएस के तमाम सारे क्षेत्र, कुल 13 उपनिवेश थे पृथक पृथक, और इन 13 को ही मिला करके संयुक्त राज्य अमेरिका बना था। तो ये जो पिता पुत्र वाला रिश्ता रहा है, तो भले ही यूएसए पर ब्रिटेन का अधिकार रहा, नियंत्रण रहा, और यूएसए 1776 में ब्रिटेन से मुक्त हुआ, आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ, बावजूद इसके यूएसए का ब्रिटेन से भावनात्मक रिश्ता था। भावनात्मक रिश्ता। अब आप सोच रहे होंगे कुछ लोग कि भाई ब्रिटेन और यूएसए का पिता पुत्र का संबंध बता दिया, भारत पर भी तो ब्रिटेन का अधिकार था, पाकिस्तान पर भी अधिकार था, क्या पिता पुत्र वाला यहां भी संबंध? उत्तर है नहीं। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के ही लोग यूएसए में हैं, और ब्रिटेन के ही, ब्रिटिश मूल के ही लोग यूएसए में हैं, और यही लोग ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। 13 उपनिवेशों में यह ब्रिटिश लोग ही तो ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन छेड़े हुए हैं। यहां से कुछ लोग किन्हीं कारणों से यहां गए, ब्रिटेन के, ब्रिटिश मूल के लोग किन्हीं कारणों से यहां गए, ब्रिटेन का नियंत्रण यूएस के क्षेत्रों पर 1776 के पहले यूएसए नहीं था, 13 छोटे बड़े राज्य थे, इनको मिलाया गया 1776 में, ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ, तब ना ये संयुक्त राज्य यूनाइटेड हुए। चूंकि ब्रिटेन के लोग ही यूएसए में हैं, और वही लोग ब्रिटेन के खिलाफ स्वतंत्र होने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो यह पिता पुत्र हो गया। आज भी ब्रिटेन में ब्रिटेन के ही अधिकांश लोग यहां पर हैं। ये जो थॉमस जेफरसन, जॉर्ज वॉशिंगटन, ये सब नाम, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये सब नाम, टॉमस पेन, ये जो नाम हम लोग सुनते हैं, यह है अमेरिकी, लेकिन यह ब्रिटिश लोग ही हैं, ब्रिटिश मूल वाले ही लोग हैं। इनके चाचा, दादा, परदादा कभी ना कभी ब्रिटेन से ही अमेरिका गए हुए थे। लेकिन भारत में भी औपनिवेशिक शासन ब्रिटेन का, लेकिन मूल निवासी जो भारत के हैं, उन लोगों ने उपनिवेशवाद के खिलाफ आंदोलन किया, ब्रिटेन को छोड़ करके चले जाना पड़ा। लेकिन आज भी ब्रिटेन के लोग अमेरिका में हैं, लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। तो यूएसए का भावनात्मक रिश्ता ब्रिटेन के साथ, और कुछ ऐसा ही भावनात्मक रिश्ता प्रथम विश्व युद्ध में गांधी और तिलक भी दर्शाना चाह रहे थे, विशेष रूप से गांधी, कि ब्रिटेन का हमारे ऊपर शासन है, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन फंसा हुआ है, तो हमें भी एम्बुलेंस दल तैयार करना है। कैसरे हिंद पदक उसी वजह से तो मिला था गांधी को। ब्रिटेन हमारा माई बाप है, गांधी जी की सोच। हम प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन फंसा हुआ है, तो हम ब्रिटेन को सहयोग करें। गांव गांव में जा करके, सार्जेंट भी कहा गया ना इसी दौरान गांधी को, सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट, गांव गांव जा करके, अभी ब्रिटेन से आए हुए थे, अफ्रीका से आए हुए थे गांधी जी 1915 में, 9 जनवरी 1915 को भारत में एंट्री हुई थी। गांव गांव में घूम घूम करके कि ब्रिटेन को युद्ध में मदद करना है, हमारा माई बाप है। उनकी रणनीति हालांकि अलग थी, वो गलत सोच नहीं थी। जिस प्रकार के उनके युद्ध लड़ने की तरीके थे, उसका वो एक अंग था, तो वो गलत नहीं था। फिलहाल तो ब्रिटेन के साथ यूएसए का भावनात्मक रिश्ता, और यूएसए ब्रिटेन को, ब्रिटेन का मतलब क्या है?
ट्रिपल एतान या एतान देशों को क्या कर रहा है, को सप्लाई कर रहा है। सप्लाई कर रहा है, क्या सप्लाई कर रहा है? एक तो भावनात्मक रिश्ता है और दूसरा यूएसए दूसरे औद्योगिक क्रांति वाला जो चरण है ना, 19वीं सदी में जो दूसरी औद्योगिक क्रांति होती है, 5 देशों के नाम बताया था दूसरे चरण में औद्योगिक क्रांति के, इटली, जर्मनी, रूस, जापान, अमेरिका। ये लोग भी औद्योगिक क्रांति की वजह से सफल हो चुके हैं, इनके यहां भी कल कारखाने बैठ चुके हैं। और ये जो ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, ये ट्रिपल एतांत वाले जो देश हैं युद्ध में शामिल हो चुके हैं। तो अमेरिका क्या कर रहा है, इन रिश्तों, भावनात्मक रिश्तों की वजह से और अपना स्वार्थ, आर्थिक लाभ देखते हुए अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका इन ट्रिपल एतांत देशों को सप्लाई कर रहा है। किस चीज की? हथियार की सप्लाई कर रहा है, खाद्य सामग्री की सप्लाई कर रहा है, सप्लाई कर रहा है। प्रथम विश्व युद्ध में अभी अमेरिका सिर्फ सप्लाई कर रहा है, पैसा कमा रहा है, ठीक है। हुआ ये कि 1915 में इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर देता है। इसके बाद 1915 का ही समय है, अप्रैल के आसपास का ही समय था। हुआ ये कि एक ब्रिटिश जहाज पानी वाली, एक ब्रिटिश जहाज जिसका नाम था पानी वाली, नाम था लुसितानिया। एक ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को जर्मनी ने डुबो दिया, जर्मनी ने पानी में डुबो दिया। और इस जहाज में 1000 के आसपास लोग शामिल थे और इसमें अनेक ब्रिटिश लोग थे और अनेक अमेरिकी लोग थे, अनेक अमेरिकी। ये सारे मारे गए, जहाज डुबो दिया गया अटलांटिक में। ये जहाज अपने साथ कुछ आवश्यक वस्तु लेकर के अमेरिका से ब्रिटेन आ रहा था, बहुत सारे लोग भी उसमें सवार। लुसितानिया को जर्मनी ने डुबो दिया। जब डुबो दिया, जर्मनी ने अमेरिकी स्वतंत्रता के सबसे बड़े समर्थक, अमेरिका के लोग स्वतंत्रता के नारे का झंडा हमेशा बुलंद रखते हैं। उनके लिए स्वतंत्रता सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा मौलिक तत्व है। जैसे ही अमेरिकी मारे गए, अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका में जर्मनी के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया हुई, कड़ी प्रतिक्रिया। न सिर्फ देश के स्तर पे बल्कि नेताओं के भाषण, समाचार पत्रों में कि हमारे 150 के लगभग सैनिक या अमेरिकी नागरिक की हत्या जर्मनी ने कर दी। जर्मनी आतंकी देश है, जर्मनी अच्छा देश नहीं है, जर्मनी हमारे खिलाफ है, हमारे नागरिकों के खिलाफ है। इस प्रकार की तमाम सारी बातें अमेरिका में जर्मनी के विरुद्ध कड़ी प्रतिक्रिया, और प्रतिक्रिया बढ़ती गई और कुछ समय के बाद 6 अप्रैल 1917
6 अप्रैल 1917 को अमेरिका ने भी, यूएसए ने भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मतलब अमेरिका की भी एंट्री हो गई लास्ट में जाकर के। मतलब अमेरिका अंतिम देश है जो कि प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो रहा है। ट्रिपल एतांत जो देश हैं उनके पक्ष में, जर्मनी के विरोध में 6 अप्रैल 1917 को यूएस भी युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध में शामिल हो गया। युद्ध 1914 से चल रहा है। लास्ट में अमेरिका शामिल होता है। इसी दौरान क्या हुआ, अक्टूबर का समय आया, अक्टूबर 1917। युद्ध चल रहा है, कभी जर्मनी का पलड़ा भारी है, कभी फ्रांस या रूस का, कभी इंग्लैंड का, तो कभी ऑस्ट्रिया जर्मनी का चल रहा है। हालांकि देखा जाए तो जर्मनी ज्यादा प्रभावी भूमिका में है। जर्मनी ज्यादा प्रभावी भूमिका में है प्रथम विश्व युद्ध में भी, और दूसरा जब विश्व युद्ध हम लोग 2-3 दिन बाद पढ़ेंगे तो उसमें भी जर्मनी ज्यादा प्रभावी भूमिका में रहा है शुरुआत में। लास्ट में जाकर के दोनों युद्धों में, प्रथम में भी दूसरे में भी, जर्मनी विपरीत स्थिति का सामना कर रहा था लास्ट में जाकर के। तो जर्मनी अभी प्रभावी भूमिका में था। युद्ध खिंच गया है इतना लंबा। रूस जर्मनी के खिलाफ, और जर्मनी ने सबसे ज्यादा अगर नहा धो करके जिसके पीछे पड़ा जर्मनी, वह था रूस। अकेले रूस में 6 लाख सैनिक मारे गए थे। रूस के बहुत ज्यादा संसाधन युद्ध में समाप्त हुआ। रूस का जो राजा है, जार अलेक्जेंडर द्वितीय, वह निरंकुश राजतंत्र वाला राजा है। आम जनता पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। निरंकुश राजतंत्र रूस में जार के नेतृत्व में। आम जनता लोकतंत्र या गणतंत्र या साम्यवादी तंत्र के लिए लगातार प्रयास है। यह रूस का इतिहास होगा, अलग मुद्दा है वो। रूस को बहुत ज्यादा क्षति हुई, या यूं कह लें सर्वाधिक क्षति हो रही है अभी तक। 6 लाख से ज्यादा सैनिक, न जाने कितना जन धन की क्षति हो चुकी है। रूस के अंदर जार के निर्णय के खिलाफ आम जनता इतनी गरीब है, और जार मनमाना निर्णय ले रहा है, युद्ध में चला गया और इतना नुकसान करा दिया। जार के खिलाफ रूस में खूब बढ़िया तगड़ा सा माहौल बन गया है। अक्टूबर 1917 में रूस में क्रांति होती है। रूस में क्रांति, रूसी क्रांति जिसे हम लोग समझते हैं, इसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है, या इसे बोल्शेविक, जब कल हम लोग पढ़ेंगे रूसी क्रांति तो बोल्शेविक के विषय में आपको अच्छे से जानकारी देंगे। बोल्शेविक क्रांति कब? अक्टूबर 1917 में क्रांति हो गई रूस में। जार को भागना पड़ा मास्को छोड़ करके। रूस में अचानक ही सत्ता परिवर्तन हो गया, और
निरंकुश जो राजतंत्र था वह समाप्त हो गया और इसके स्थान पर बोल्शेविक पार्टी की सरकार बन गई। बोल्शेविक सरकार सत्ता में आ गई, बोल्शेविक सरकार। और ये जो बोल्शेविक सरकार है यह साम्यवादियों की सरकार है। साम्यवादी सत्ता में आ गए, अचानक से सत्ता में और साम्यवादी धुर विरोधी हैं पूंजीवाद के। साम्यवादी धुर विरोधी हैं पूंजीवाद के। साम्यवादी पूंजीवाद के धुर विरोधी हैं। साम्यवादी आम जनता के हित के लिए लड़ने वाले लोग हैं। आम जनता और पूंजीवाद के बीच जो ये पैसे की खाई है, भौतिक सुख सुविधा की जो खाई है, उसको पाटने वाले लोग हैं। सब एक समान, यह इनका नारा है। ऊंच नीच, आर्थिक आधार पे ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं, इनका कॉन्सेप्ट है। और जब साम्यवादियों की सत्ता आ गई रूस में, तो क्या होगा? रूस अक्टूबर क्रांति के बाद रूस अचानक ही सत्ता बदल गई। अचानक रूस क्या होगा? युद्ध से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया। रूस अचानक से युद्ध से बाहर निकल जाता है। जब रूस अचानक से युद्ध से बाहर निकल गया तो जो ट्रिपल एतांत वाले सहयोगी देश थे वो तो अब कमजोर पड़ेंगे। और अमेरिका की एंट्री भी कब हो रही है? 1917 अप्रैल में हो रही है। अप्रैल में 1917 में ही, और 1917 में ही 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद रूस में क्रांति होती है। यह अचानक से तो हुई नहीं होगी। 10-20 वर्षों से अंदर ही अंदर रूस में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, जिसका अंतिम परिणाम यहां पर देखने को मिला अक्टूबर 1917 में। इसका मतलब जो ट्रिपल एतांत सहयोगी जो देश थे, उनकी नजर रूस पर भी थी कि रूस में कुछ बड़ा हो सकता है। आंतरिक कलह इतना ज्यादा है, अंदरूनी राजनीति इस प्रकार चल रही है, रूस में हो सकता है। होने के पहले ही अमेरिका को अपने पक्ष में कर लिया, एंट्री करा दिया रूस में, ताकि हम कमजोर न पड़े। और इधर आशंका जो थी कि रूस में हो सकता है, वह हो गया। अक्टूबर में बोल्शेविक क्रांति हो गई, साम्यवादियों की सरकार बन गई। अब क्या होगा कि साम्यवादी जो हैं वह रूस को युद्ध से बाहर कर देते हैं। साम्यवादी वास्तव में, समाजवादी हो चाहे साम्यवादी हो, वास्तव में युद्ध नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं युद्ध चाहते? क्योंकि इससे आम जनता पीड़ित होगी। युद्ध नहीं चाहते थे। रूस युद्ध से बाहर निकल गया। रूस ने क्या किया? बोल्शेविक पार्टी, लेनिन क्या करता है? मार्च 1918 में जर्मनी के साथ एक शांति समझौता करता है। शांति समझौता किया। हालांकि यह जो जर्मनी है ना, यह जो समझौता कर रहा है रूस, क्योंकि रूस की वजह से जर्मनी को भी बहुत नुकसान हो रहा था। भले ही रूस के अंदर राजनीति बदल गई, लेकिन रूस तो वही है ना, दुश्मन है जर्मनी का। तो जर्मनी ने, भले ही यह शांति समझौता था कि रूस अब युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, हमारे ऊपर अब कोई अटैक न करे, न तो हम किसी के ऊपर अटैक करेंगे, न तो हम युद्ध का हर्जाना किसी से लेंगे, न तो हम किसी को देंगे, हमें युद्ध से कोई मतलब नहीं है, हम युद्ध से हट गए। ये शांति समझौता जर्मनी के साथ जो रूस कर रहा है, लेकिन इस समझौते में जो शर्तें थीं, जर्मनी ने बड़ी कठोर शर्तें रखी हुई थी, लेकिन लेनिन मान जाता है। लेनिन इन कठोर, जर्मनी के द्वारा रखी गई कठोर शर्तों को मान जाता है और रूस युद्ध से हट जाता है।
मार्च 1918 की बात। और इसके बाद जर्मनी ऑस्ट्रिया का पलड़ा जो है वो थोड़ा सा भारी। इसके बाद रूस चूंकि अब युद्ध से बाहर, थोड़ा सा ट्रिपल एतांत वाले सहयोगी देशों की हालत थोड़ी सी खराब, यूएसए की एंट्री हो चुकी है। अब यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस को यह समझ में आ गया था कि अगर हम हल्के पड़े, पृथक पृथक युद्ध करते रहे तो जर्मनी यह युद्ध जीत जाएगा। नेताओं की बैठक, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, इन तीनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया और कंबाइंड अटैक जर्मनी पर करना शुरू किया। जर्मनी के जो उपनिवेश थे अफ्रीका में, विशेष रूप से उन पर अटैक करना शुरू किया। अफ्रीका में जितने भी उपनिवेश जर्मनी के थे वह सब कुछ जर्मनी से छीन लिए गए। जर्मनी अचानक से ही जब तीनों मिल करके, अभी तक क्या था अलग अलग, कोई किसी के साथ युद्ध कर रहा है, कुछ टुकड़ी भेज दिया कोई, अब क्या हुआ रूस के हटने के बाद जर्मनी के खिलाफ विशेष रूप से यूएसए, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस ने संयुक्त मोर्चा बनाया और इनकी सम्मिलित सेना मिलकर के एक दूसरे की सेना के साथ मिलकर के ऑपरेशन करना शुरू किया और जर्मनी की अब अचानक ही हार होनी शुरू हुई। आज की क्लास में अभी इतने पे रोकते हैं। जर्मनी अचानक से हारना शुरू करता है, आगे क्या क्या बातें निकल करके आई 1918 और 1919 में, युद्ध की समाप्ति कैसे होती है, फिर पेरिस शांति सम्मेलन और राष्ट्र संघ, यह दो मुद्दे और इसमें रह गए हैं। अगली क्लास में हम लोग बारी बारी से इन मुद्दों को भी संपन्न कर लेंगे। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा, फिर 2 क्लास हम लोग रूसी क्रांति पे करेंगे। मिलते हैं फिर, धन्यवाद।